नमस्कार मित्रों। भारतीय राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपन ने जो शुरू किया था प्रावधान, इसमें उसी को आगे लेते हुए आज अपन बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में या मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकारों का जो प्रावधान है, उससे पहले अपन आगे चलते हुए कुछ बातें अपने मानव अधिकार और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कर सकते हैं कि मानव अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकार क्या होते हैं। अगर अपन बात करें मानव अधिकारों के अंतर्गत कि जब कोई जन्म लेता है तो उसी के साथ में उसके जो कुछ अधिकार जुड़ जाते हैं वो मानव अधिकार हो सकते हैं। और मानव अधिकार जो है वो किसी संस्था द्वारा या किसी संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं होते हैं जब और यह किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत बंधे हुए नहीं होते। जबकि दूसरी तरफ अपन बात करें तो जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो है वो अपने संवैधानिक द्वारा प्रदत्त हैं, संविधान द्वारा दिए जाते हैं और वो देश की संस्थाओं या अपने एक तरह से अपन बात करें कि भी देश की सीमाओं के अंतर्गत बंधे हुए होते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है वो अपने ये एक सीमित दायरे के अंतर्गत हो सकते हैं। तो ये मानव अधिकार और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है वो अपने संविधान के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उसके अनुसार अपन परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये बात अपने मानव अधिकार और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हो सकते हैं। अब अपन अगर बात करें कि हमारे जो मौलिक अधिकार जो हैं, इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं हैं और मौलिक अधिकारों के क्या क्या प्रावधान। जैसा अपन बात करें, हमारा जो ये प्रावधान जो है इसे हमारे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र था जिसे इंग्लैंड के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किया गया 1215 में। तो 1215 ईस्वी के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार पत्र दिए, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। इसीलिए मैग्ना कार्टा शब्द जो है वो मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों से जुड़ गया। इसलिए अपने क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन सा प्रावधान है? तो मूल अधिकार है। कई बार अपने ये कथन और कारण के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई भारतीय मैग्ना कार्टा जो है वो मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है या भाग 3 के अंतर्गत है। तो हमारा जो ये प्रावधान है इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि 1203 में ब्रिटिश सरकार ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार पत्र दिए जिनको मैग्ना कार्टा कहा गया। इसीलिए हमारे जो ये भाग 3 के अंतर्गत जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दर्ज हैं, इन्हें अपने मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बात करें अपने मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हमारे संविधान में किन प्रावधानों के अंतर्गत है। तो संविधान का जो भाग 3 वाला जो प्रावधान है उसमें इन्हें दर्ज किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अपने इनका उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अपने इनका उल्लेख किया जाता है। अब अपने मूल अधिकारों के अंतर्गत या मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बात करें तो ये जो अपने मूल अधिकार हैं इनकी संख्या कितनी है? तो संख्या में अपने 2 फैक्ट आते हैं। एक तो संख्या के अंतर्गत ये आता है कि संख्या अपने जब मूल संविधान जब था, मूल संविधान का मतलब जब संविधान लागू हुआ उस समय इनकी संख्या क्या थी और वर्तमान के अंतर्गत इनकी संख्या क्या है। मूल संविधान में अपने जो है हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो अपने 6 है। वर्तमान में इनकी संख्या 6 मानी जाती है। अब बात ये आती है कि भाई इनके अंतर्गत एक संख्या कौन सी गायब हुई? तो अपने जो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो प्रावधान था संपत्ति का खरीदने का अधिकार, उस मौलिक अधिकार को अपने 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा अपने 1978 के अंतर्गत हटा दिया गया। कहाँ से हटा दिया गया? मौलिक अधिकारों वाले प्रावधान से हटाकर इसे सामान्य अधिकार बना दिया गया और सामान्य अधिकार बनाकर इसे कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 300 के अंतर्गत दर्ज कर दिया गया। तो इसीलिए अभी जो अगर देखा जाए कि मूल अधिकारों के अंतर्गत वर्तमान में कितने हैं? 6 संख्या है। कौन सा हटा दिया? संपत्ति खरीदने का अधिकार। कहाँ दर्ज था? अनुच्छेद 31 में। अब इसे हमने कहाँ रख दिया? अनुच्छेद 300 के अंतर्गत दर्ज कर दिया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। अगर बात करें मूल अधिकारों की विशेषताओं के अंतर्गत कि हमारे मूल अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं आती हैं,
तो अपने एक बात करें तो हमारे जो मूल अधिकार हैं इन्हें किस आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है या परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? तो आपको पता है इन्हें परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो संसद को प्राप्त है। संसद को प्राप्त है अपने संविधान संशोधन द्वारा। संसद जो है वो अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग जो है इनमें परिवर्तन कर सकती है। संसद अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। अब दूसरी बात करें, मूल अधिकार अपने पूछे जाते हैं क्या सीमित है या असीमित है? मूल अधिकार जो है वो सीमित है। सीमित का मतलब ये असीमित नहीं है। हमारे जो अधिकार हैं, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमारे दूसरे जो भी अधिकार हैं, असीमित नहीं है। वो कुछ हद तक उन पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उन पे प्रतिबंध है, मतलब इनकी आधार जो है वो सीमित प्रावधान। दूसरा यह बात आती है कि मूल अधिकार जो है वो किन को प्राप्त है? तो हमारे जो मूल अधिकार हैं वो व्यक्ति और नागरिक दोनों को प्राप्त होते हैं। हमारे जो मूल अधिकार हैं वो व्यक्ति व नागरिक दोनों को प्राप्त है। अब आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि भाई व्यक्ति कौन होता है और नागरिक कौन होता है। नागरिक का मतलब होता है किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोग जिनको वहाँ के राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, वो वहाँ का नागरिक है। राजनीतिक मतलब वो चुनाव लड़ सकता है, वो अपना मत दे सकता है, तो वो व्यक्ति नागरिक है। जैसे हम भारत के नागरिक हैं, और व्यक्ति का मतलब वो किसी भी देश का नागरिक हो सकता है। अगर वो भारत में है, चाहे वो राजदूत के रूप में हो, चाहे वो किसी निगम या किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारी के रूप में हो, चाहे वो पर्यटक के रूप में भारत में आया हो, तो उसे भी हमारे कई प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। इसीलिए ये अधिकार जो है हमने दोनों को प्राप्त किया, दोनों को प्रदान किए हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है। मौलिक अधिकार की प्रकृति अपने पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नकारात्मक और सकारात्मक में। तो मौलिक अधिकार दोनों ही प्रकृतियों के अंतर्गत है। दोनों प्रकृति, कुछ प्रावधान हमें जो है वो नकारात्मकता को प्रदर्शित करते हैं, कुछ सकारात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, मौलिक अधिकारों में कई ऐसे प्रावधान हैं जो हमें प्रतिबंधनात्मक लगते हैं, मतलब रोक लगाने के लिए जो लागू किए जाते हैं, वो भी अपने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बात आती है। तो ये तो अपनी बात है मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के अंतर्गत। अब अगर अपन बात करें कि भी मौलिक अधिकारों की जो कहाँ तक इसमें दर्ज किए गए हैं, कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत इनका प्रावधान किया जाता है, तो जो मूल अधिकार है भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक दर्ज किए जाते हैं। अब अपने यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भी मूल अधिकार जो है वो संविधान के कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत इनके प्रावधान किए जाते हैं। तो आप सीधी सी बात है ये काउंटिंग करोगे कि 12 से 35 तक, मतलब टोटल 24 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें मूल अधिकारों को दर्ज किया गया है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, अभी अपन ने जैसे बात की कि अपने अनुच्छेद 31 को जो क्या कर दिया गया, हमने हटा दिया। मतलब अब अपने मूल अधिकार कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत दर्ज हैं? 23 अनुच्छेदों में ही इनका जिक्र किया जाता है। मूल अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 23 में ही जिक्र है, क्योंकि 31 अपन ने क्या कर दिया, 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमने इसे हटा दिया। तो ये अपने बात को ध्यान में रखना। अब अगर अपन बात करते हैं, लगभग सभी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जब भी उनको मूल अधिकारों से पूछा जाए कि कहाँ से शुरू है, तो अपन कहते हैं समानता के अधिकार से शुरू है, जो अपने 14 से शुरू होता है। लेकिन उससे पहले भी अपने 2 ऐसे अपने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 और 13, उनमें भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही प्रावधान है, इसलिए इन्हें 12 से माना जाता है। तो अगर अपन बात करें कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 क्या कहता है, 12 जो है वो अपने राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य क्या होगा, राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अब राज्य शब्द क्या होगा, जैसे अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वो राज्य नहीं है। जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इस राज्य को परिभाषित नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब है कि अपने राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वो सारी संस्थाएं जो कोई विधि बनाती है, कानून बनाती है, वो सभी किसके अंतर्गत आती है, राज्य के अंतर्गत आती है। तो राज्य के अंतर्गत राज्य द्वारा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वो सारी संस्थाएं जो कानून बनाने का काम करती है, या कोई कानून के अंतर्गत कोई नियम है, कोई परिवेदना है, कोई सरकार के द्वारा निवेदिका निकाली जाती है, वो सारे अपने जो बिंदु हैं वो राज्य के अंतर्गत परिभाषित होते हैं, जिसका जिक्र अपने अनुच्छेद 12 के अंतर्गत किया जाता है। और अनुच्छेद 13 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 13 जो है वो
इस मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे बड़ा अनुच्छेद और महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 जो है वो मौलिक अधिकारों को एक तरह से अगर देखा जाए, जो परिवर्तन करने का अधिकार हमने संसद को दिया है, उस संसद के अंतर्गत अगर कोई विधि बनाई जाए तो वो विधि अगर मान लीजिए हमारे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करती हो या मौलिक अधिकारों को सीमित करती हो या उन पे किसी प्रकार से रोक लगाने का काम करती हो, तो उस विधि को या कानून को सर्वोच्च न्यायालय या जो उच्च न्यायालय हैं वो उसे हटा सकते हैं। तो ये प्रावधान अपने देखा जाए तो न्यायिक पुनर्वालोकन के नाम से जाना जाता है। न्यायिक पुनर्वालोकन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान आता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अगर हमारे मूल अधिकारों में परिवर्तन करता है या उनका उल्लंघन करता है, उन्हें सीमित करता है, तो उसे अपने विधि को या उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रद्द कर सकता है। अब इसमें कई बार ये पूछा जाता है अपने जैसे कई क्वेश्चनों के अंतर्गत है कि अगर रद्द करता है तो क्या पूरे कानून को रद्द करता है या उस कानून के उस विशेष भाग को रद्द करता है जो मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। तो ये भी यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसके अंतर्गत अगर मूल अधिकारों के अंतर्गत कोई भी कानून जो है उस पूरा कानून अपने मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है और उसका एक भाग हमारे मूल अधिकारों को प्रभावित करता है या उन पे रोक लगाने के प्रावधान पे बात करता है, तो उस कानून को, उस भाग को रद्द किया जा सकता है, पूरे कानून को नहीं। तो मतलब कुल मिलाकर देखा जाए पूरे कानून को भी रद्द किया जा सकता है और कुछ भाग को भी रद्द किया जा सकता है। यहाँ देखो एक शब्द बात आती है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये प्रावधान जो है वो स्वतंत्रता के बाद के अपने जो बनाए गए कानूनों पे लागू होता है या कुछ ऐसी धाराएं भी लागू है जो हमारे आज़ादी से पहले की बनी हुई है। कुछ अपने धाराएं जैसे पुलिस धाराएं जो है अपने संविधान निर्माण से अंग्रेज़ों के समय से बनी हुई है। आज भी बहुत सारे ऐसे कानून बने हुए हैं जो अंग्रेज़ों के समय से बने हुए हैं, उन्हें अपने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्या उन प्रावधानों पे भी लागू होता है? तो ये दोनों पे लागू होता है। संविधान पूर्व बने हुए कानून तथा संविधान के लागू होने के बाद में बने हुए सभी प्रकार के कानूनों पर न्यायिक पुनर्वालोकन का आधार या ये शक्ति लागू की जाती है। अब इसमें जब बात आती है, जैसे बात आई विधि की कि इसके द्वारा बनाई गई, संसद द्वारा बनाई गई विधि या कानून, तो हमारे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है कि भी भारतीय संविधान के किस प्रावधान में विधि शब्द को परिभाषित किया जाता है। विधि में क्या है, तो उस विधि शब्द को जो है वो अपने अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है कि अपने विधि के अंतर्गत क्या क्या आधार दिए जाएंगे। तो इसका प्रावधान भी अपने अनुच्छेद 13 के अंतर्गत इसमें दर्ज किया जाता है। तो बात आ गई अपने समझ में। न्यायिक पुनर्वालोकन, संसद द्वारा बनाई गई विधि अगर मूल अधिकारों को प्रभावित करती है, उल्लंघन करती है, रोक लगाने का काम करती है, तो अपने न्यायालय जो है वो इस कानून को या विधि को रद्द घोषित कर सकता है। तो ये दो प्रावधान महत्वपूर्ण है। अब अपने जैसे देखा जाता है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो अपने प्रावधान लिया हमने, ये प्रावधान हमने किस देश से लिया, ये भी पूछा जाता है। तो देखो दुनिया के अंतर्गत 3-4 अपने महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे जिनके संविधानों का जो है वो जिक्र लगभग हर देश में किया जाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, भारत का संविधान है। तो हमने ये जो प्रावधान लिया ये अमेरिका के संविधान से लिया, क्योंकि अमेरिका की न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है और सबसे ज़्यादा पावर वहाँ की न्यायपालिका को प्राप्त है। तो ये प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है, तो ये भी आपको ध्यान रहे। ये प्रावधान अमेरिका USA से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हमने अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में बात की। अब अपन जो है वो अपने मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे कि मूल अधिकारों के अंतर्गत पहला जो अधिकार है वो कौन सा है। पहला अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत अपने आता है समता का अधिकार। और यह पूछा जाता है कि यह अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत दर्ज है, तो ये अपने अनुच्छेद जो है वो 13 से लेकर अपने जो है वो 18 तक है। ये ध्यान रहे कितने प्रावधानों में, ये भी पूछा जा सकता है, तब भी आपको ध्यान रखना है 13 से लेकर 18 तक। अब इसमें अपने अलग अलग अनुच्छेदों के अंतर्गत बात करें।
देखो, सबसे बड़ी भारतीय राज्य व्यवस्थाओं में दिक्कत ये आती है कि अनुच्छेद याद नहीं रहते। तो हमें अनुच्छेद जो है वो टुकड़ों में याद रखने हैं कि भाई अलग अलग प्रावधानों के अकॉर्डिंग अपन को याद रखने हैं। ऐसे सीधे अनुच्छेद याद नहीं रहते, तो अपने इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। सॉरी, एक मिनट, ये अपने 14 से दर्ज किए जाते हैं। तो देखो, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक अपने दर्ज किए जाते हैं। तो अपने बात करेंगे अनुच्छेद 14 में क्या है। तो देखो, अनुच्छेद 14 जो है वैसे अगर अपन बात करें तो दो प्रकार के अपने कानून दिए जाते हैं। एक में आता है विधि के समक्ष समानता, और दूसरी बात अपनी इसमें आती है विधि का समान संरक्षण। तो दो अलग अलग बातों से अपन बात करेंगे। ये चीज़ क्या है और ये प्रावधान क्या है। इस प्रावधान का मतलब ये है विधि के समक्ष समानता। सभी व्यक्ति जो भारत के अंतर्गत रहने वाले लोग जो हैं वो विधि के समक्ष समान हैं। भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति, यहाँ मैंने व्यक्ति शब्द का उल्लेख किया है। व्यक्ति का मतलब जो भी विदेशी पर्यटक यहाँ पे आया है या जो भी कर्मचारी है किसी कंपनी का, तो उसके लिए भी ये कानून है, वो सभी कानून के लिए बराबर है। तो एक तरह से ये अगर बात करें तो सभी कानून के लिए बराबर है, कोई भी इसमें बड़ा या छोटा नहीं है। तो ये प्रावधान जो है वो एक तरह से नेगेटिवता को प्रदर्शित करता है। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि लगभग यही है कि सभी कानून के लिए बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। नकारात्मकता के लिए इसलिए है क्योंकि प्रकृति के अंतर्गत है, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। क्योंकि अगर मान लीजिए एक विकलांग और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक ही जैसा कानून बना दिया जाए तो उस विकलांग के लिए ये न्याय नहीं होगा। इसीलिए इसे क्या है, इस प्रावधान को नकारात्मकता को प्रदर्शित करने वाला कहा जाता है। और ये प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया, ये प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है और ये नकारात्मकता, ये नेगेटिव प्रावधान के अंतर्गत देखा जाता है। इसीलिए इसी के प्रावधानों के अंतर्गत हमने एक दूसरा प्रावधान जोड़ा, विधि का समान संरक्षण। मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के कानून अपने जो है वो बनाए जा सकते हैं। अगर अपन कहें एक तरह से आरक्षण के जो प्रावधान लागू होते हैं, जो अपने बात शुरू होती है रिजर्वेशन का, वो प्रावधान अपने इसी प्रावधान से शुरू होती है, इसी नियम से अपने मानी जाती है कि भाई अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं। और ये प्रावधान हमने जो है वो अमेरिका से लिया है और ये सकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। एक तरह से अगर अपन बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अपने आरक्षण के जो प्रावधान हैं वो अपने इसी के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है, इसी से शुरू माना जाता है। क्योंकि इसमें अपने बात आएगी कि भाई सभी व्यक्तियों के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार के कानून का निर्माण किया जा सकता है। चाहे बच्चों के लिए राज्य अलग कानून बनाना चाहे, या फिर मान लीजिए जो अपने दिव्यांग है उनके लिए अलग कानून बनाया जाना चाहिए, या अपने अगर बात करें अपने दूसरे जो वृद्धों के लिए अलग कानून बनाया जाना चाहिए, जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके लिए अलग कानून। तो इसके अंतर्गत अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं। अब अपने ये बात आती है, क्या ये अधिकारों के अंतर्गत इनका कोई अपवाद नहीं है, ये सब पे लागू होते हैं? तो हमारे मौलिक अधिकारों में कुछ विशेष प्रावधान अलग भी हैं, इनके कई अपवाद भी हैं, ये कईयों पे लागू नहीं होते। अपवाद के अंतर्गत अगर अपन देखें तो अपने 3 प्रकार के लोग जो हैं उन पे ये नियम लागू नहीं होते। पहला कौन सा है? पहले जैसे हैं आर्टिकल 361 के अंतर्गत, अनुच्छेद 361 में क्या है, राज्यपाल और राष्ट्रपति ये 2 व्यक्ति हैं। ये 2 जो अपने सम्मानित पद हैं इनको इस दायरे से बाहर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अपने राष्ट्रपति और राज्यपाल की कुछ विशेषाधिकार है, कुछ विशेषाधिकार हैं। और वो अधिकार क्या कहते हैं कि जब तक ये अपने पद पर हैं इनके द्वारा किया गया कार्य न्यायालय में अपने जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसे उस कार्य के अकॉर्डिंग इन्हें न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए जो है वो इन्हें विधि के समक्ष से अलग रखा जाए, बाकी के लिए बराबर है। हमको अगर किसी विधि का उल्लंघन करते हैं तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा, लेकिन इनमें जब तक ये पद पर हैं, ऐसा नहीं है कोई मान लीजिए ये पद से अलग हो गए उनके बाद में लागू होता है। जब तक ये अपने पद पर हैं इनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है वो अपने न्यायालय में जो है उनके खिलाफ चैलेंज नहीं किया जा सकता, या अपन उस कार्य के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। एक तो ये बात हो गई। दूसरा कौन सा है? दूसरा प्रावधान अपने जो है विदेशी व्यक्तियों के लिए माना जाता है कि मान लीजिए किसी देश का राजदूत है
तो उन लोगों को जो है वो इस कानून से दायरे से बाहर रखा जाता है। उनके विरुद्ध भी उनके द्वारा जो कार्य है उन्हें अपने न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। तीसरा प्रावधान कौन सा है? तीसरा प्रावधान में अपने दो प्रकार हैं। एक तो दो अनुच्छेद आते हैं, एक तो अनुच्छेद 105 के अकॉर्डिंग है और एक अपने अनुच्छेद 194 के अंतर्गत है। तो देखो इनमें क्या क्या प्रावधान है। इनमें अपने संसद की कार्रवाई से संबंधित है और इनमें अपने राज्य विधानमंडल की। इनमें यह है कि संसद, अगर संसद सत्र के अंतर्गत संसद बैठक में जो सांसद जो है उनके द्वारा कही गई जो बात है वो अपने कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती। संसद के अंतर्गत उनके द्वारा कही गई बात को अपन कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और यही बात अपने राज्य विधानमंडलों पे लागू होती है कि कोई भी विधेयक अगर विधानसभा या विधानमंडल का जो अगर सत्र चल रहा है उनमें उनके कही गई बात को अपन कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये अपने आर्टिकल जो है वो अपने 14 के अपवाद माने जाते हैं, ये इन पे लागू नहीं होते। अब देखो अपन इसके बाद में अगले आर्टिकल पे बात करेंगे, अनुच्छेद 15 के ऊपर। देखो अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 को अपन अलग अलग पार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अकॉर्डिंग। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 जो है वो 5 प्रकार के लोगों में किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात करता है। किस किस प्रकार से? कोई राज्य जो है, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, व्यक्ति शब्द है ध्यान रहे, व्यक्ति के साथ 5 प्रकार है। देखो जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, स्त्री या पुरुष या अदर, वह जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। मतलब राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। तो ये इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये 5 आपको बातें याद रखनी है कि राज्य कौन से ऐसे 5 प्रावधान है जिनके आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना। ये 5 प्रावधान आपको ध्यान रखने हैं कि राज्य जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये अपने अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग है। इसे अपन 15(1) कह सकते हैं क्योंकि 6 अलग अलग प्रावधान। 15(2) भी अपने यही बात कहता है कि राज्य जो है वो अपने किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे सार्वजनिक स्थान पे जाने पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अब सार्वजनिक स्थानों के अंतर्गत आपके इसमें दुकानें भी आती, सार्वजनिक जो अपने सरकार के जितने भी क्षेत्र हैं वो भी आते हैं, सार्वजनिक तालाब वगैरह हैं, तो इनके अंतर्गत कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता कि भाई जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब अपने अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है? 15(3) ये कहता है कि भाई राज्य जो है वो अगर चाहे तो अपने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। महिला, बच्चे या अपने दिव्यांग है या वृद्ध लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यहाँ से देखो ये तो प्रावधान अपने अनुच्छेदों के प्रावधान है, मौलिक अधिकारों के। यहाँ अपने जो 14 का विधि का जो सम्मान संरक्षण जो था उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रावधान शुरू होते हैं कि अपने किन के प्रावधानों में सम्मान संरक्षण, विधि के सम्मान संरक्षण की जो बात अपने की जाती है तो 15(3) से शुरू होते हैं। मतलब अपने एक तरह से देखा जाए कि अगर राज्य चाहे तो महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों व वरिष्ठ जनों के साथ विशेष बर्ताव कर सकता है। मतलब विशेष प्रावधान कर सकता है। इनके अगर चाहे तो विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं आर्टिकल 15(3) के अनुसार, क्योंकि ये अपने समानता के जो सम्मान संरक्षण, जो विधि का सम्मान संरक्षण उस पर लागू होते हैं। 15(4) क्या कहता है? देखो 15(4) अपने बात करने से पहले अपन एक बात करें, घटना की बात करें कि आज़ादी के बाद में अपने जो मद्रास राज्य था, क्योंकि तमिलनाडु नहीं था उस समय, मद्रास राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एक ही स्टेट माना जाता था।
मद्रास राज्य के अंतर्गत एक सांप्रदायिक एक्ट था, मतलब जाति के आधार पे जो एक आरक्षण व्यवस्था लागू थी आज़ादी के बाद में भी, जब अपने संविधान में ये प्रावधान नहीं थे। अब इसी व्यवस्था के अंतर्गत एक अपने कोर्ट में चैलेंज किया गया, अपने दोराई राजन बनाम अपने भारत सरकार के नाम से एक मामला दर्ज हुआ, और उस मामले के अंतर्गत क्या हुआ, जो ये सांप्रदायिक एक्ट था मद्रास वाला, उसे अपने क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसी विवाद के अंतर्गत इस विवाद को ख़त्म करने के लिए संसद ने अपने जो है वो एक पहला संविधान संशोधन विधेयक लाए, और वो अपने पहला संविधान संशोधन विधेयक, यहाँ पे आपको ध्यान में रखने की बात है, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन विधेयक। विधेयक के द्वारा क्या किया गया, विधेयक के द्वारा अपने जो शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत जो है कि आरक्षण के प्रावधान किए गए कुछ विशेष अपने एससी और एसटी के लिए, तो वो इसमें ध्यान में रखना है। अब मैंने इसमें 51 कैसे लिखा, आप इसमें कईयों के दिमाग में ये आएगा कि भाई जब संसद के निर्माण के अकॉर्डिंग भारत में जो पहले चुनाव हुए वो 1952 के अंतर्गत हुए। अपने संसद की जो पहली बैठक मानी जाती है वो अपने 1952 में हुई, तो 1951 में पहला संविधान बनते ही हमने इसमें कैसे कर दिया। तो अपन जब इसमें संविधान सभा की अपन अगर बात करेंगे, तो जो संविधान सभा जो बनी थी, वो संविधान सभा जो है वो अपने आज़ादी के बाद में दो प्रकार से काम कर रही थी। आज़ादी के बाद दो काम कर रही थी। एक तो संविधान सभा जब कानून निर्माण होता तब संविधान सभा के रूप में होती, जिसके राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा ही दूसरी तरफ नई अपने संसद का जब चुनाव नहीं हो जाता तब तक संसद के रूप में कार्य कर रही थी, और उसके अध्यक्ष जो है वो अपने JB कृपलानी थे। तो उसी अपने संविधान सभा जो एक संसद के रूप में काम कर रही थी, उसी की बैठक में ये अपने विधेयक लाया गया, और इस विधेयक के द्वारा क्या किया गया, शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत आरक्षण के प्रावधान लागू किए गए। आरक्षण के प्रावधान ये लागू किए गए। कौन सा मामला था, दोराई राजन बनाम भारत सरकार ये मामला था, और मद्रास के अंतर्गत ये मामला था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने पहले रद्द किया और भारत सरकार ने उस पर एक नियम बनाया अपने पहले संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत, जिसे बाद में लागू किया गया, जो 15(4) के अंतर्गत आता है। अब इसी में अपने देखें तो 15(5) क्या कहता है। 15(5) के अंतर्गत जैसे देखा जाए अपने शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत ये लागू कर दिया, लेकिन उसके आगे चलते हुए अपने 93वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 93वें संविधान संशोधन विधेयक अपने इसमें 2005 के अंतर्गत क्या किया गया, जब अपने मनमोहन सिंह सरकार थी तो मनमोहन सिंह सरकार ने क्या किया, उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधान लागू किए गए। अब उच्च शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत कैसे, कि उच्च शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत जैसे अपने IIT है, IIM है, और इस मामले को भी अपने कोर्ट में चैलेंज किया गया। आपको ये विवाद याद में रखने हैं, कई बार इनके अकॉर्डिंग भी अपने क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत सरकार 2008 के अंतर्गत ये मामला अपने इसे अशोक कुमार ठाकुर ने इस प्रावधान को कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देते हुए इस विधेयक को सही ठहराया। तो यहाँ भी अपने कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत वाला प्रावधान किस में लागू होता है, तो 15 के अंतर्गत लागू होता है। 15(5) के अंतर्गत किस विधेयक द्वारा, 93वें संविधान संशोधन द्वारा कब किया गया, 2005 में किया गया। किस गवर्नमेंट द्वारा किया गया, मनमोहन सिंह सरकार द्वारा किया गया। इस पे अपने सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कब दिया, 2008 में। किस मामले के अंतर्गत दिया, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत सरकार के मामले में दिया, और इसी प्रावधान के अंतर्गत अपने ये विधेयक लागू होता है।
अब जैसा देखो इसमें एक नया प्रावधान बन गया अपने 2019 के अकॉर्डिंग, जैसा आपको पता है 15/6 कौन सा बन गया आपको पता है। तो अभी 2019 के अंतर्गत अपने मोदी सरकार ने जो अपने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पे जो है वो अपने 10% आरक्षण अपने जो लागू किए गए, तो वो भी इसके अंतर्गत लागू होता है कि भाई सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पे जो है वो इन सभी शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये अपने 15/6 के अंतर्गत आता है सामान्य वर्ग के लिए। इसे अपने EWS कहा जा सकता है। EWS वाला जो मैटर है वो इसी के अंतर्गत लागू होता है। और शिक्षण संस्थाओं में अगर अपन बात शिक्षण संस्थाओं की करेंगे तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 15, ठीक है। और जब अपन सरकारी नौकरियों की करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की करेंगे, तब अपन याद रखेंगे बात 16, दोनों एक ही जैसे हैं, कोई विशेष उसमें फर्क नहीं है। तो ये अपने इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 में आते हैं। तो अलग अलग 6 अपने पार्ट हैं। पहले के अंतर्गत 5 प्रकार से राज्य भेदभाव नहीं करने देगा। दूसरा में 5 प्रकार से किसी भी सार्वजनिक स्थान, किन्हीं भी दुकानों, अपने सार्वजनिक तालाबों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अपने 15/3 ये कहता है कि राज्य चाहे तो महिलाओं बच्चों के लिए प्रावधान कर सकता है। 15/4 अपने तमिलनाडु मद्रास वाले मामले के अकॉर्डिंग शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधान किए। 15/5 के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थाओं में अपने मनमोहन सिंह सरकार ने लागू किए गए। और 15/6 में 2019 के अंतर्गत सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत। अब इसके बाद अपन बात करते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? 16 कहता है कि अपने एक तरह से लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। ये नागरिकों के लिए है, ध्यान रहे। क्योंकि ये विदेशियों के लिए नहीं है। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन आपको पता है इसी के अकॉर्डिंग भी अपने कई प्रकार से कई विशेष विधि के समान संरक्षण वाले प्रावधान यहाँ भी लागू होते हैं। तो वो अपने किन किन प्रावधानों के अंतर्गत लागू होते हैं, जैसे अपने बात करें अपने वही उसी के अकॉर्डिंग अपने देखने लग जाएं 16/3। तो अपने वही बात 5 अलग अलग प्रकार से वही 5 पार्ट इसमें जो अपने 16 ये 2 के अंतर्गत आ सकते हैं कि भाई जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में राज्य किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन जैसा आपको पता है यहाँ पे बात आ गई जन्म स्थान के आधार पे। तो जन्म स्थान के आधार पे अपन कई बार ये विवाद देख सकते हैं कि भी कई जगह ये मांग उठती है। इस बार राजस्थान में भी ये बात उठी कि भी राजस्थान के अकॉर्डिंग अपने जो है वो अलग से निवासियों को कुछ विशेष प्रावधान दिया जाए। तो ये बात अपने 16/3 के अंतर्गत है कि राज्य चाहे तो निवासियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये नियम विशेष रूप से अपने जैसे हिमाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, इन राज्यों के अंतर्गत लागू है कि वहाँ के राज्यों के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में वहाँ के लोगों को अपने जो विशेष प्रावधान किए गए। तो इसमें 16/3 ये कहता है कि इसमें चाहे तो दिया जा सकता है इसके अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे अनुच्छेद जो है वो 16 के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात है 16/4 के अकॉर्डिंग। 16/4 के अंतर्गत क्या क्या विशेष बात, क्योंकि अपने जब से देखा कि भाई सरकारी नौकरियों में जब संविधान लागू हुआ तो अपने अनुसूचित जाति और जनजाति को वहाँ से आरक्षण के प्रावधान थे। लेकिन 16 के अकॉर्डिंग अगर अपन देखा जाए तो वहाँ पे अपने एक बात आती है मंडल आयोग का एक किस्सा आता है। मंडल आयोग के अंतर्गत ये था कि भाई जब 1979 के अंतर्गत मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार ने अपने एक मंडल आयोग बनाया ओबीसी आरक्षण को लेकर और उस आयोग को बनाया। लेकिन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन उस आयोग की रिपोर्टों को लागू नहीं किया गया। फिर अपने 89 के अंतर्गत जो वीपी सिंह सरकार थी
वीपी सिंह सरकार, विश्व प्रताप सिंह जब अपने प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस आयोग की अपने सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी को अपने जो है वो सरकारी नौकरियों के अंतर्गत सेंटर में 27% आरक्षण प्रदान किया। और उसी के लिए ये मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। जब भी ओबीसी आयोग की बात आती है तो मंडल आयोग, तो मंडल आयोग के नाम से अपने जो वीपी मंडल जो इसके अध्यक्ष थे, जो बिहार से थे, विश्वेंद्री प्रसाद मंडल, उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आती है, आयोग कब बना और उस आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई, तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये 16/4 के अकॉर्डिंग आती। लेकिन जब ये आयोग बना तो इस आधार पे अपने ये बात उठने लग गई कि इस आयोग की से अपने लागू थे या सर्वोच्च न्यायालय में इसको चैलेंज किया गया। तब अपने एक मामला आता है इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार। ये अपने प्रावधान सरकारी नौकरियों के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण से संबंधित जब भी मामला आता है तब अपने ये बड़ा मामला आता है इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1992। इस मामले को इंदिरा साहनी नामक महिला ने कोर्ट में चैलेंज किया और सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में फैसला देते हुए अपने वीपी सिंह सरकार के ओबीसी को 27% आरक्षण को सही ठहराया। यहाँ पे अपने एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो आरक्षण के प्रावधान लागू किए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने किन 2 आधारों के ऊपर इन बातों को सही ठहराया, तो वो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक आता है अपने अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और दूसरी बात आती है अपने पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पे जो है वो ओबीसी को जो है वो अपने आरक्षण प्रदान किया गया। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब जितनी जनसंख्या भारत के अंतर्गत है उतनी जनसंख्या के अनुसार सरकारी नौकरियों में इनके पद पर्याप्त नहीं है, उस आधार पे आरक्षण दिया गया। ये बात तब की है, इसमें एक नई चीज़ जुड़ गई। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो आरक्षण के प्रावधान है वो किस आधार पे दिए जाते हैं, तो अपने जो 124वां जो अपने संविधान संशोधन विधेयक जो अपने 14 जनवरी 2019 को लागू हुआ था और लागू होकर 103वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, उस अधिनियम के बाद में आरक्षण जो है वो 3 आधार पे दिए जाते हैं। इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया गया, आर्थिक आधार। तो वर्तमान में जो आरक्षण की जो अपने प्रावधान है वो 3 अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। लेकिन सीधा आपको ये पूछ लिया जाए इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने किन 2 आधारों पर आरक्षण की बात कही, तब अपन केवल 2 ही बातों का ध्यान रखेंगे, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और पिछड़ापन। और वर्तमान में जो दिया गया वो अपने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसे अपने इसमें 124वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार याद रखेंगे। अब देखो इसमें और क्या क्या प्रावधान 16 के अंतर्गत देखे गए। तो 16 के अंतर्गत अगर अपन बात करें 16(4)(a) के अंतर्गत, इसमें 16(4)(a) के अंतर्गत 77वें संविधान संशोधन द्वारा अपने 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के अकॉर्डिंग अपने एससी और एसटी को, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के अंतर्गत आरक्षण प्रदान किया गया और ये अपने 16(4)(a) के अकॉर्डिंग जोड़ा जाता है। और जिसके अंतर्गत इसमें अपने एक मामला हुआ था नागार्जुन बनाम भारत सरकार, जिसने इस मामले को सही ठहराया कि 77वें के अनुसार अपने जो है वो ये जो फैसला है पदोन्नति में आरक्षण, और उनका जो मामला दिया वो भी इन्हीं 2 प्रावधानों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन के आधार पे जो है वो इस मामले को सही ठहराया। अब इसके बाद में अपने जैसे 16(5) आता है, तो 16(5) के अंतर्गत आपने देखा होगा कि अपने कई बार जैसे बैकलॉग वाला जो मामला आता है कि बैकलॉग की जितनी भी सीटें होती है सरकारी नौकरियों में वो भी अपने जो है वो आरक्षित पदों के आधार पे ही भरी जाएंगी। ये फैसला अपने 16(5) के अंतर्गत दिया। और 16(6) के अकॉर्डिंग वही बात अपने 15(6) वाली कि इसमें क्या किया गया, आर्थिक आधार पे सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान किया गया। तो 16 के अंतर्गत अपन इसके पूर्णतया अपने विधिवत पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए अलग एक वीडियो पे अपन बात करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ जोड़ लेना साथ में, ये अपने किसके द्वारा 124वें संविधान संशोधन
विधेयक द्वारा ये सामान्य वर्ग को अपने आरक्षण प्रदान किया गया। तो ये अपने अनुच्छेद 16 तक आते हैं। अब इसके बाद हमें अपने देखो अनुच्छेद 17 एक तरह से अपने किसी न तो नागरिकों के बारे में बात करता है, न अपने किसी प्रकार से किसी व्यक्तियों के बारे में बात करता है, क्योंकि ये प्रतिबंधनात्मक एक आरक्षण प्रावधानों के अंतर्गत इसमें अपने जैसे एक तरह से देखा जाए अस्पृश्यता का अंत जैसे में छुआछूत के अंत के अंतर्गत माना जाता है। और छुआछूत के अकॉर्डिंग अपने दो अलग से प्रावधान है। एक अपने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 था, जिसको अपने संशोधन करके अस्पृश्यता अधिनियम जो है वो अपने ये 1976 के अकॉर्डिंग मान लिया गया। तो ये 17 के अंतर्गत अपने मुख्य रूप से यही बात देखो। अनुच्छेद 18 जो है जो अपने जो समता का जो अधिकार है उसके अकॉर्डिंग भी अपने ये अंतिम अनुच्छेद है। अनुच्छेद 18 जो है ये भी एक प्रतिबंधनात्मक अनुच्छेद के अंतर्गत है। इसमें जो है वो अपने दिया जाता है जैसे उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब उपाधियों के अंत के अंतर्गत मतलब कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से विशेष उपाधि के अंतर्गत नहीं अपने माना जाएगा। इसमें दो प्रावधानों में अपने छूट दी गई, एक तो शिक्षा और सैन्य उपाधियों को अपने जो है वो छूट दी गई। बाकी किसी भी व्यक्ति को कोई भी अपने जो है वो उपाधियों से नहीं नवाजा जाएगा। इसमें देखो एक विशेष प्रावधान ये भी किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी विदेश से कोई पुरस्कार या उपाधि ग्रहण करता है तो उससे पहले उसे राष्ट्रपति से जो है वो अपने लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी उसके बाद में ये अपने उपाधि ग्रहण करेगा। अब दूसरी बात आपको पता है जैसे इसमें भी एक विशेष विवाद सामने आया, बालाजी राघवन जो विवाद के नाम से जाना जाता है। वो विवाद क्यों हुआ? क्योंकि 1954 में भारत सरकार ने अपने कई प्रकार के भारत रत्न और कई प्रकार के पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की। तो बालाजी राघवन ने अपने इसको सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया कि भाई ये पुरस्कार जो किसी प्रकार से उपाधियों को प्रदर्शित करता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अपने जो ये 1954 में जो शुरू किए गए जो पुरस्कार हैं वो मात्र पुरस्कारों की श्रेणी में माने जाते हैं, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है। तो ये प्रकार से अपने उपाधियों के अंत के अंतर्गत देखा जाता है। इसके बाद अपने आगे जो भी अपने मूल अधिकार हैं उनके बारे में अपन कल बात करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत इसे लाइक करें, शेयर करें और जो भी इसमें कोई डाउट हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।